हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जय महादेव विद्याकुल के साथ जारी रखेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पे। मैं किशन सर आज मैं लेके आया हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा खूबसूरत सा, कि जो सर ये मैथमेटिकल, सर ये फिजिक्स का टीचर आज मैथ्स क्यों पढ़ा रहा है। देखिए आपके जहन में जो डाउट्स है सर, ये मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चा अभी क्लास 11th में 10th रिसेंटली पास करके आया है, बेसिकली जो बच्चे मान लीजिए कि जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, तो बायोलॉजी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि चीजों को फार्मूले को डिराइव करने में, उस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए। जैसे मान लीजिए गति का समीकरण हो गया, काइनेमेटिक्स, इसके बाद चैप्टर तब पढ़ेंगे हम। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, फिजिक्स का एक खूबसूरत सफर स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, जो फिजिक्स में जितनी भी चीजें मैथ्स के लिए यूज होती हैं, ठीक है, उसको हम आज पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करने वाले, तो फटाफट से आप लोग सभी आ जाइए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजे के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं लगेगा कि सर मैथ पढ़ रहे हैं। आज के बाद आपके दिमाग से कीड़ा हट जाएगा कि सर मैथ्स नाम की भी चीज कोई टफ होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले पठन पाठन की प्रक्रिया में, प्रोसेस में हमको पढ़ना कैसे है, इस पे जाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का पठन पाठन की प्रक्रिया को, बिना देर के चालू करते हैं। ठीक है, बहुत मजे के साथ, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने से पहले आपके लिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस, नीट्स का, या फिर बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। आपका कंसेप्ट तब तक क्लियर उतना नहीं हो पाता है जितना अगर आपको मैथ्स आती है। कहा जाता है कि भाई जिसको मैथ्स आती है उसको फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बेसिक मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको पढ़नी होती है क्लास 11 में, ताकि कुछ चीजों का बार बार यूज होगा टर्मिनोलॉजी, तो वो आपको थोड़ी सी परेशानी ना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पब्लिक क्या बोलती भूलना नहीं है। और जो भी चीजें, जो भी लोग देख रहे हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें। ठीक है, वोट एंड सपोर्ट। ठीक है, चलिए आज के पठन पाठन की प्रक्रिया में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज के सेशन में हम सबसे पहले आपसे पढ़ेंगे इस पे, मान लो ये कलर ले लेता है। ठीक है, तो मैथ्स में सबसे पहले हमारा जो सफर रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से, इसको बोलते हैं मेरे बेटे त्रिकोणमिति से। ठीक है, त्रिकोणमिति का मैं पहले बेसिक एलिमेंट्री आपको बेसिक कंसेप्ट दे दूंगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं थोड़ा सा आपको लॉग बताऊंगा। लॉग के बाद हम बेसिक टूल्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि कलन, और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एंगल पे बेस और फार्मूला, ठीक है, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि आपको डाउट्स ना रह जाए। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही हम पढ़ लेंगे, सभी को विजुअल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही मेरे बिल्ड लाल खत्म होगा, पीले ज्यादा गुलाबी ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम थोड़ा सा बेसिक ऑफ लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक लॉग, लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे लघु गणक। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, इसको हिंदी में लघु गणक, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु गणक। ठीक है, लॉग पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जिसका यूज आपका काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, ठीक है, सरल रेखा में गति, एक विमी गति, द्विविमी गति में इसका यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अवकलन। क्या मेरे लाल, अवकलन। अच्छा, बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे आज, बहुत मजे के साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन को मेरे लाल कहते हैं समाकलन। क्या, समाकलन। ठीक है, इस चार चीज को बेसिक, हम पूरे मैथमेटिक्स में जितनी भी चीजें यूज होंगी आपकी पूरे फिजिक्स में, उसको हम सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको एक ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ये जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि आपको फार्मूला कैसे याद हो जाए। क्लास में ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आज बिना देर की इस पठन पाठन की प्रक्रिया को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से चालू करें। ठीक है, सबसे पहले चलिए ट्रिग्नोमेट्री चालू करते हैं। ये हमने आपके लिए माइंड मैप बनाया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चार चीजों के लिए है, ये चीजें बार बार टर्मिनोलॉजी आपके लिए यूज होगी। ठीक है, और बेसिक अलजेब्रा जो आपका होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक मान लीजिए आपका जो अलजेब्रा है उसको भी हम पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री।
भाई देखो मैथ्स का जो बच्चा होगा उसको बहुत मजा आएगा, जो बायो का बच्चा होगा उसको तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसके लिए तो टॉपिक एकदम बिल्कुल नया रहेगा। अरे सर तो फिजिक्स वाला सर हमारा तो यार ये पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मजे के साथ पढ़ेंगे आज हम लोग, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, लोड नहीं लेना किसी बात का भाई। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है भाई साहब तीन, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन, यानी पे तीन कोणों का जब मापन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ेंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रिंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। क्या है, समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं मेरे लाल, अब इतना तो पढ़ लो यार, 8th 9th 10th तक पास करके आए, इतना मजे के साथ, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे यार, मजे के साथ पढ़ेंगे, मजे के साथ बिल्कुल पूरी जोश के साथ पढ़ना है आज मैथ्स, ठीक है। आज मैथ्स के एक एक फार्मूले को उड़ा देना है, उड़ा के फेंक देना है, ठीक है। तुम भी कहो क्या याद रखोगे, हाँ सर ने कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी क्या होता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर हम इसको मेरे लाल ए मान लें और इसको मान लें बी और इसको मान लें सी, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको यह पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले ये पढ़ेंगे, सबसे पहले मेरे लाल पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई देखो क्या है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो 90 डिग्री सबसे बड़ी के सामने वाली भुजा उसको बोलते हैं भाई कर्ण बोलते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण बोलते हैं। और ये नीचे वाला है ये आधार है, ये आपका धरातल है, धरती समझिए इसको, जिस पे आप चल रहे होंगे, और आप एकदम लंबे चौड़े से खड़े हैं, इसको क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे मेरे लाल, लंब। इसको क्या बोलेंगे, आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार। और इसको क्या बोलेंगे भैया, लंब। किसको क्या बोलेंगे मेरे लाल, लंब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको मेरे लाल बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे मेरे लाल, परपेंडिकुलर, ठीक है। जो फार्मूला इंपॉर्टेंस मैं बोलूंगा या फिर जो फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें या फिर उसको अपने नोट कर लें, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भाई साहब ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी फिर 90 अंश की ये जो 90 डिग्री इसके सामने वाला बना, ये देखो ये भुजा, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय है भाई। तो सबसे बड़ी भुजा है मेरे लाल पीले ज्यादा कर्ण, कर्ण है, ये दानवीर कर्ण है, इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर है। और बाकी दोनों को मिला के ताकत का स्क्वायर किए तब जाके इसके बराबर आया। तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, एकदम याद कर लो, एकदम बेसिक एलिमेंट्री है भाई। इससे सरल मैथ आपको पूरे कहीं, पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑफलाइन पूरे ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी। इससे सरल कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्चुअल थोड़ा सा बताता हूं। कर्ण को आप लिख लीजिए के फॉर कर्ण, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको एच लिख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार को लिख लें भैया बी, ठीक है। आधार को लिख लें बी, ठीक है। आधार को मतलब आप ये लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी लिख लें भाई, आधार को लिख सकते हैं आप ये बेस है, बेस मतलब आधार, तो आधार को आप लिख लीजिए भैया ए। क्या लिख लें भैया, ए। और इसको लंब को लिख लें एल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं सर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। पहली बात इसको नोट कर लो मेरे लाल, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है क्या कि ये तो हो गया भाई, ठीक है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो तीन कोणों का योगफल है भाई, तो तीन कोण कौन कौन से लेने हैं आपको, ये लेने हैं। एक तो भाई साहब लेना है, पहला आपको लेना है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को बोलते हैं भैया लंब बटे कर्ण। क्या बोलते हैं मेरे लाल, लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला याद रखेंगे, याद रखें, अभी हम याद करने का तरीका भी बता देते हैं। दूसरा लिखेंगे भाई साहब कॉस थीटा। क्या लिखेंगे भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है भैया आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और tan थीटा बराबर मेरे लाल होता है लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे लाल, लंब बटे आधार। हम वही पढ़ाएंगे जो फिजिक्स में आपके पूरे यूज होगा टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जितनी भी बेसिक चीजें यूज होंगी सबको। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं यल बाई के, ठीक है। और आप देखिए सबका अपना यूनिक तरीका होता है। आधार को ए बाई के,
और लंब को बोलेंगे L/A, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ, ठीक है, यस सर। दूसरी बात ये बोलेंगे भाई साहब कि अगर आप इस तीनों को याद करने के लिए अगर आप भूल रहे हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या? हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े आराम से याद कर सकते हैं चौड़े के साथ। आपने सुना होगा लाल बटे कक्का, क्या? लाल बटे मेरे लाल कक्का, ठीक है। ये है साइन थीटा नीचे, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मेरे लाल, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। लाल, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये क्या हो गया भैया? टेन थीटा, ठीक है भैया। अब साइन थीटा का जो उल्टा होता है क्या होता है? ये सभी को विजुअल है भाई। रेड तो कुछ ज्यादा ही वैसा दिख रहा है, डेंजर पीस में दिख रहा है। ये तो दिख रहा होगा, दिख रहा है सर, सभी दिख रहा है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा, क्या होता है मेरे लाल? कोसेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉट थीटा, क्या होता है? 1 कॉट थीटा, ठीक। और भैया साइन कॉस टेन हो गया, कॉस थीटा को लिखते हैं भैया, इसका उल्टा है 1 सेक थीटा, सेक थीटा। बाकी जितने भी वैल्यू है, अगर आपको कोसेक पूछे, कोसेक थीटा पूछ रहा है तो जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आपको सेक थीटा पूछ रहा है तो आपको कर्ण बटे आधार कर दीजिए। आपको टेन थीटा पूछ रहा है तो आप आधार बटे लंब कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, ये था तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है? सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन मेरे लाल होता है कहां पे? क्वाड्रेंट में। सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। कलर क्या ले लूं मेरे लाल? कलर ये नहीं सही है यार, ये सही है थोड़ा, ये सभी को सही होगा, ठीक है, सही है सर। व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अब हम सिखाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में आपको क्या सीखना है? ये देखिए, क्वाड्रेंट को बोलते हैं मेरे लाल चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। उसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले से आपको अवगत कराएंगे जिसको आपको पढ़ने के बाद बहुत मजे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? पहले क्वाड्रेंट को समझ लीजिए, ठीक है। क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे भैया क्वार्टर, मतलब एक देखिए, एक सर्किल का 4 पार्ट, सीधी सीधी बात है, एक सर्किल का मतलब 4 पार्ट। इसका मतलब एक सर्किल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री का एंगल होता है भैया एक सर्कल में, ठीक है। एक सर्कल का अगर हम 4 भागों में बांट दें तो 90 90 90 90 बंटवारा हो गया भैया, पिज्जा है, ये पिज्जा है, और पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांट दिया दोस्तों में, ठीक है। तो भैया ये यहां से 90 डिग्री आएगा कि नहीं? और जो इसमें चीजें जाएंगी, देखिए ध्यान से समझिए, हमारी बात को ध्यान से सुकून से समझने का प्रयास करिए। जो हम कहना आपसे चाह रहे हैं उसको समझिए कि भाई इसमें जितने भी एंगल बनेंगे वो 90 से कम बनेगा, क्योंकि कभी भी किसी भी एंगल को मेजर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी भी एंगल को अगर हम मेजर करते हैं, किसी भी कोण को अगर हम मापते हैं, एंगल को अगर हम मापते हैं, मेजर करते हैं, कोण को अगर हम कभी भी मापते हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा बात को, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। कोण को मापते हैं तो वो हमेशा यक्स एक्सिस के, कहां पे भैया? यक्स एक्सिस के, कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त अवस्था में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैं क्यों लिख रहा हूं? मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता था, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप किसी भी कोण को, किसी भी एंगल को मेजर करें, मापे, हमेशा यक्स एक्सिस से भाई आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया एक होता है क्लॉकवाइज, आपके हाथ में घड़ी लगी होगी, आपके घर में घड़ी लगा होगा, घड़ी को देखिए, क्लॉक को देखिए, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, सीधी सीधी बात है। और जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल को हमेशा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह है क्वाड्रेंट। अब इसके 4 पार्ट होंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे मेरे लाल, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड, और इसको लास्ट वाले को बोलेंगे क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ हाँ, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, कैसे? दूसरी बात यह है मेरे लाल कि जब भी किसी भी एंगल को मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो यक्स एक्सिस से कहां? विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। इस बात को एकदम बत्ती बना के डाल लीजिए। दूसरी बात यह है कि चतुर्थांश, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, हमने 4 पार्ट कर दिए, ठीक। अब हम यहां से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने जब भी एंगल को मेजर किया, ये 301, हमने एक सर्किल को, एक पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब भी इसमें जो भी एंगल बनेगा मेरे लाल, वो 90 से कम बनेगा कि नहीं? बोलो हाँ हाँ। अब जब इसमें एंगल हम जाएंगे दूसरे वाले में, तो इसमें एंगल जो बनेगा वो 90 से हमेशा ज्यादा बनेगा, सीधी सीधी बात है भाई। यहां तक हमने यहां से यहां तक 90 डिग्री मान लिया, समकोण मान लिया,
लेकिन जब हम इसके सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़ेंगे तो 90 वैल्यू से वैल्यू डिग्री से 90 डिग्री से हमेशा क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। सिंपल सी बात, एकदम आसानी वाली बात है कि इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा बनेगा सब, ठीक है। और भैया 90 गया और यहां पे आया 90, भाई किसी भी सरल रेखा में कोण कितने अंश का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ध्यान रखेंगे अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है उस ये ऐसे है भैया, इसमें कितने एंगल का डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि भैया इधर बना 90 अब इधर बना 90, तो 90 90 में 80 डिग्री हो गया। यहां से यहां से मेजर कोण का भी मेजर इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी एंगल को इधर से मेजर करेंगे, कभी नहीं। कभी भी एंगल को किसी भी कोण को मापते हैं तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त अवस्था में मापते हैं। दूसरी बात यह है कि जब इसमें एंगल को मेजर करेंगे तो इसमें एंगल जो आएगा 180 से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है, 180 डिग्री। इसकी जो अधिकतम क्षमता है मेरे लाल पीले ज्यादा, वो 180 डिग्री से ज्यादा इसकी वैल्यू क्षमता नहीं है भाई, 180 से ज्यादा इसकी औकात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जब हम इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो 90 90 180 और 180 में और हम 90 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 180 प्लस 90 क्या होता है, 270 होता है मेरे लाल। तो इसमें जो एंगल बनेगा मेरे लाल, यहां से बनना एंगल तो यहीं से बन रहा है, तो यहां से बनेगा भैया तो 270 डिग्री। तो इसकी मैक्सिमम औकात है 270 डिग्री, तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे 270 से क्या बनेंगे, कम बनेंगे। इसी प्रकार जितने भी वैल्यू बने क्या भैया, 270 से कम बने। ज्यादा किससे बना, 180 यहां तक आया था, तो ज्यादा किससे बनेगा, 180 से ज्यादा बनेगा। किससे ज्यादा बनेगा, 180 से ज्यादा बनेगा। याद रखेंगे इसमें जो एंगल बनेगा वो 180 से ज्यादा बनेगा। पहली बात, आगे बढ़ने का प्रयास कर, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तब भाई 270 से इसमें कम बढ़ना था, 270 में हम 90 ऐड कर देंगे। क्योंकि हम एक पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटे थे, तो 90 90 90 90 सबको बांटे थे। तो इसमें 90 ज्यादा गया तो 180 से कम, इसमें 90 ज्यादा गया तो भाई 270 से कम। अब इसमें 90 डिग्री ज्यादा जाएंगे तो 270 से ज्यादा मेरे लाल कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 360 से हमेशा कम बनेगा। पहली बात, इसमें जो एंगल बनेगा मेरे लाल वो 360 डिग्री से क्या बनेगा, बनेगा। दूसरी बात यह है कि जो इसमें एंगल बनेगा वो किससे ज्यादा बनेगा, सोचने वाली बात है भाई। यहां तक 270 से कम बना था, तो जो इसमें एंगल बनेगा वो 270 से क्या बनेगा मेरे लाल, ज्यादा बनेगा। और फिर अगर हम ये भी एंगल यहां तक मेजर कर लिया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 360 से इसमें जो एंगल बनेगा 360 से ज्यादा बनेगा। और फिर अप टू सुमान ऐसे ऐसे आप एंगल को लगातार मेजर करते रहे। लेकिन जब तक आप एंगल को मेजर करेंगे, आप एंगल को हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इधर हमेशा ऐसी अवस्था में मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसलिए क्योंकि घड़ी की सुई की घड़ी देख लीजिए, घड़ी का मुंह देख लीजिए, घड़ी ऐसे ऐसे चलता है और घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज ठीक इसके अपोजिट चलता है। समझ में आया क्या, समझ में आया? इतनी सी बात समझ में आई। अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि सर इसको आपने पढ़ाया कि 90 डिग्री क्यों लिया, 70 डिग्री क्यों लिया। जब हम टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं मेरे लाल, फिजिक्स में क्या होता है, कभी कभी 45 डिग्री के कोण पे 45 डिग्री कोण पे कहेंगे भैया बॉल सबसे ज्यादा दूर गिरेगी जाके। प्रक्षेप गति जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, तो वहां पे डिग्री का, एंगल का, सबका यूज होगा। तो वहां पे हम फिर से आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं बैठ जाएंगे। इसलिए फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो अपने कंसेप्चुअल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ये पढ़ना बहुत ही बेहद जरूरी है। ठीक है, खास करके बायो के बच्चे तो और मन लगा के पढ़ें, बिल्कुल कहीं ना जाए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। सारा डाउट्स होगा, सारा बैच का पूरा कंप्लीट हम आपको ये टूल्स दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर होनी चाहिए बात मेरे लाल। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि सर आपने इसको पढ़ाया क्यों। भाई साहब बात ऐसी है कि अब आपको दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि जितने भी एंगल्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, कैसे एंगल ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हमारा कभी भी आपको देखने को मिले साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो कहेंगे भैया क्या, कॉस थीटा कहेंगे। अगर हम कहेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, तो भैया कहते हैं साइन थीटा। अब ये सर क्यों चेंज हो रहा है, जरा इसको समझिए। ऐसे tan 90 प्लस थीटा लिखेंगे, तो tan 90 प्लस थीटा लिखेंगे भैया cot थीटा। तो सर आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा, सर ये चेंज क्यों हो रहा है, साइन से कॉस क्यों हो रहा है, कॉस से tan क्यों हो रहा है, tan से सर cot क्यों हो रहा है। तो इस बात को अब हम आपको समझा देते हैं। थोड़ी सी इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करिए, जितने भी एंगल है मेरे लाल,
जितने भी एंगल हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी एंगल हैं 90 डिग्री, जब भी आपको 90 डिग्री देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगा तब। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति भैया त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति रेशियो जितने हैं, रेशियो का मतलब यह है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब क्या है, त्रिकोणमिति। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, कि जब भी आपको 90 और 270 एंगल दिखे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब भी आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री देखने को मिले मेरे लाल, जब भी एंगल में आपको 90 डिग्री देखने को मिले और 270 डिग्री, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। जरा इधर ध्यान दीजिए, फोकस करिए इधर। वो मेरे लाल ऐसे चेंज हो जाएगा कि जैसे आपको पता नहीं चलेगा। चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो हम दिखा देते हैं। पहला देखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। सेम प्रोसेस, अगर कॉस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर टेन थीटा आपको गिवन है तो किसमें बदल जाएगा, कॉट थीटा में। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में। और कॉट थीटा दिया है तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक दिया है तो कोसेक में, कोसेक दिया है तो सेक में। सेक थीटा दिया है तो किसमें चेंज हो जाएगा मेरे लाल, कोसेक थीटा। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए, बेसिकली यही चेंज होता रहता है, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से। तो जैसे हमको लिखा है, अब एक बात का ये ध्यान दें आप लोग, क्या ध्यान दें वो हम दिखा देते हैं। जैसे ये लिखा है आपके लिए, ठीक है, ये लिखा है, तो आपको ये बात ध्यान देना है कि कलर थोड़ा सा एकदम मिसमैच ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि ए फॉर आलू, एस फॉर समोसा, टी से टिकिया और सी से चटनी। इस ट्रिक को ध्यान रखना है। आलू समोसा टिकिया चटनी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसिस है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसमें सब पॉजिटिव हो जाएंगे। कितने क्या हो जाएंगे, सब पॉजिटिव। और जब इसमें जाएंगे एस फॉर समोसा, समोसा से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे साइन, और साइन का उल्टा मेरे लाल होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। अगर हम बात करें कॉस की तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेन हो जाएगा क्या, माइनस। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे। टी से होता है टिकिया, टिकिया को आप मानिए टेन और कॉट। क्या मानिए मेरे लाल, टेन मानिए और कॉट थीटा मानिए। पहली बात सुन लो, टेन थीटा और कॉट थीटा मानेंगे। किसको, टी फॉर टिकिया को। टेन थीटा, इसमें कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएगा। अब ए एस टी सी चटनी से हो जाएगा भैया कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसमें कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। अब हम इसका आपको जादू दिखाते हैं कि कैसे सर ये आपने कहा। जैसे मान लीजिए हमने क्वाड्रेंट बनाया और हमने आपसे कहा कि आलू समोसा एंड सर टिकिया एंड सर चटनी। सर ये क्या कर रहे हैं, भंडारे का प्रसाद बांट रहे हैं क्या? नहीं, ये ट्रिक होता है याद करने के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो भी लिखा है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री, साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया आपका, और इसका सब उल्टा प्रोसेस। इसमें सिर्फ साइन कोसेक प्लस होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि जैसे यहीं पे हमने कहा था, यहीं से ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि सर अगर 90 और 270 दिखा तो सर ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा मेरे लाल, कॉस में चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं कि सर ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे लाल साइन 90 प्लस थीटा लिखा है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैंने जो लिखा है मैं उसका ऑपरेशन कर रहा हूं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं और आपको 90 प्लस दिखे तो पहले 90 दिखा तो चेंज कर लिया, साइन को चेंज कर लिया कॉस में। अब पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी। वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। वो मेरे लाल ऐसे करेंगे, यूं करेंगे कि अगर साइन थीटा है तो वो वैल्यू पॉजिटिव क्यों हुई, पॉजिटिव ये क्यों हुई, ये वैल्यू पॉजिटिव इसलिए हुई क्योंकि ये क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो जरा ये देखिए कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव हो गया, बोलो हाँ। कॉस 90 प्लस थीटा भैया ये हो जाएगा माइनस, और ये tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ में आया? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस नहीं रह जाएगा, माइनस हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा जो लिखा है
अगर ये भैया tan 90 प्लस थीटा लिखा तो माइनस कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा लिखा है, क्या लिखा है, अगर tan 90 प्लस थीटा लिखा है, क्या लिखा है मेरे लाल, tan 90 प्लस थीटा लिखा है, 90 प्लस थीटा, तो जो क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर लिखा होता tan 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलते मेरे लाल, प्लस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस जो थीटा है मेरे लाल, जो 90 माइनस थीटा है वो किसमें क्वाड्रेंट में, पहले में, और पहले में सब पॉजिटिव होता है, पहले में सब धनात्मक होते हैं। समझ में आया क्या? तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का चेंज। तो दो चीजों को ध्यान रखेंगे हमेशा, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे, एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये तरीका होता है कि एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, इसीलिए सबसे पहले ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर, फिर इधर, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, सभी को इतनी सी बात क्लियर है भाई। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के आपको कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है बेहद, वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे आपके जहन में ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे जैसे क्या होता है कि कॉस्ट, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले यहां से एकदम बेसिक वाले फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला फार्मूला ये है कि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसको प्रूव करना चाहे तो लंब बटे कर्ण से प्रूव कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और एक होता है भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी होती है मेरे लाल, 1। तीसरा फार्मूला मेरे पास है मेरे लाल, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होती है मेरे लाल, 1। इन तीनों की वैल्यू 1 होती है। प्रूफ करना है तो आप साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, पाइथागोरस लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं एक समय देख लेता हूं। अच्छा, दूसरी बात पे हम आते हैं। दूसरी बात जो मेरे कहने का मतलब ये है कि चलिए मान लीजिए एक सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए एक प्रूफ करवा देता हूं। साइन थीटा बराबर, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं, और कॉस थीटा बराबर होता है भैया आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो सर ये कैसे होता है बताइए। जब हम लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर कर दें, स्क्वायर है तो लंब बटे कर्ण का क्या कर देंगे मेरे लाल, होल स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण का क्या कर देंगे मेरे लाल, होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू हमको 1 प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पाइथागोरस ने क्या बताया, किसी समकोण त्रिभुज के किसी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये मेरे लाल कर्ण है, ये मेरे लाल लंब है, और ये मेरे लाल आधार है, तो लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर होता है। बोलो होता है कि नहीं? अब जरा ये बताइए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मेरे लाल, एकदम बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर आएगा कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ सर आएगा। अब ये बताओ, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, खत्म हो गया, दोनों लोग तबाह हो गए, दोनों दानवीर कर्ण चले गए, वैल्यू कितनी आ गई, 1। सेम प्रोसेस आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। हमारा मानना यह था कि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सर ये आता कहां से। दूसरी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूले में हम आगे ये पठन पाठन की सिलसिला में आगे जो महत्वपूर्ण फार्मूला आपका है वो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला होता है कि मेरे लाल, पहला फार्मूला होता है जैसे मान लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारे एक वैल्यू को आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक फार्मूला और होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। डन इट। ये cos थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। लेकिन सर sin 2 थीटा के सर तब कितने फार्मूले होते हैं? अब आपके दिमाग में ये बात तो आ रहा होगा कि जैसे मैं हट जाता हूं यहां से, स्क्रीन पे हटने का सिर्फ ये मतलब है मेरे लाल कि जैसे मैं हट जाऊं तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब देखिए, अब हम आते हैं अगले फार्मूले के सिलसिले पे। एक फार्मूला मेरे लाल ये होता है कि जब सर आपने cos 2 थीटा के 4 फार्मूले बता दिए तो sin 2 थीटा के भी तो 4 फार्मूले बता दिए। तो भैया sin 2 थीटा के सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो मेरे लाल होता है क्या? वैसे 2 फार्मूला होता है लेकिन एक ही फार्मूला आपके लिए काम क्या आता है,
अब तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो लेकिन फिर भी हम आपको लिखवा देते हैं। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है मेरे लाल, आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है कि मेरे लाल की साइन होता है कि a प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है कि सही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला हैं, वो आप क्या काम कर सकते हैं, वो आप एक फार्मूले का सीट बना के उसको लर्न कर सकते हैं। बेसिकली हमारे जो बताने का रीजन था वो इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूले, एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वही साइन 2 थीटा का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले लिखते चले जाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं है। फार्मूला आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। वैल्यू का एक ट्रिक मैं बता देता हूं कैसे आप वैल्यू को याद करते हैं। साइन की जो डिग्री की वैल्यू आती है सर, जैसे कभी कभी होता है कि सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू सर 1/√2 कैसे, सर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 कैसे सर कॉस, तो ये सब दिमाग में आप कैसे सवाल आता है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको फार्मूले का चार्ट बना तो ये आप ट्रिक सीख लीजिए कि कैसे आपको ये फार्मूला याद करना है। ये जिंदगी जहन के लिए आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, खास करके सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए साइन थीटा, उसके बाद लिख लीजिए भैया कॉस थीटा, फिर आप ऐसे लिख लीजिए भैया साहब भाई साहब tan थीटा लिख लिए। फिर यहाँ पे आपको जो बेसिक यूज होता है वो 0 डिग्री होती है, 0 के बाद आपको 30 डिग्री मिलती है, 30 डिग्री के बाद आपको 45 डिग्री मिलती है, 45 के बाद आपको 60 डिग्री मिलती है, और 60 के बाद लास्ट में आपको मिलती है 90 डिग्री। यही 4 ऐसे 5 फार्मूले हैं। बाकी आपको 90 से ऊपर अगर आप जाते हैं, सपोज मान लीजिए अगर आप 90 से 120 डिग्री पे जाते हैं, ठीक है, तो जब आप 120 डिग्री पे जाते हैं तब आपको 120 डिग्री में थोड़ा सा ये होता है कि भाई 120 डिग्री जब आता है तब आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई कैसे उसको निकालें। तो जब 120 डिग्री पे जाएंगे तो 90 में से आप 30 ऐड कर देंगे तो 120 मिल जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो उसको समझने में दिक्कत की बात नहीं है। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए, सब लोग मजे के साथ पढ़ें, पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से जमीन स्तर से पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ना नहीं हमको, मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के आपको भी पढ़ना। जितनी टीचर्स मेहनत करता है उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जितने फार्मूले लिखवाए जा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, लर्न करिए, उसको याद करिए, नोट्स बनाइए उसका, बार बार उसको लर्न कर जाइए, तभी आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में भी, मैथ पढ़ने में भी। ठीक है, तो ये मैथ्स वालों के लिए भी है, फिजिक्स वालों के लिए भी है, बायो वालों के लिए, सबके लिए है भाई। तो ये पढ़ना बेहद जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री तो हर कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका फार्मूला चार्ट कैसे याद करें जरा इस बात को देखिए। जरा आप सबसे पहले ऐसे अंडर रूट बना लें, सबका रूट ओवर बना लें, ऐसे ऐसे बना लिया रूट ओवर। अब आप सबको 4 से डिवाइड कर दें, सबको 4 से डिवाइड कर दें। ठीक, फिर ऐसे लिखें 0, नंबरिंग करते चले जाएं। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि चार्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, सीट ली उठाइए, बोर्ड्स का पेपर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीटिंग ऐसे जो खुदा भी ना पकड़ पाए। कैसे आपको करना क्या है कि जैसे सबसे पहले आपको पेपर कॉपी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो जब अभी आपको पेपर कॉपी मिल जाती है तो आप पेपर कॉपी के लास्ट पेपर पे चले जाइए, और ये फार्मूला आपको नहीं आता तो सबसे पहले चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना के लास्ट पेपर में उसको स्पेस फॉरवर्ड करके काट दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको इस फार्मूले बन जाते हैं, तो आपको जैसे तुरंत पलटे और तुरंत आप देख लीजिए हाँ यार ये सही है, मतलब आपको ये समझ में आता है चीजें कि वो तुरंत आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाता है। ठीक है, जब आपको दिमाग में एक बात नहीं आ रही, वैसे आपको प्रैक्टिस करते करते तो याद हो जाएगी। चलिए बताते हैं आपको। फिर आपको लिखना है यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे लिखना है 1, फिर यहाँ पे लिखना है 2, फिर यहाँ पे लिखना है 3, फिर यहाँ पे लिखना है 4। ये हो गया खत्म। कैसे हो गया खत्म दिखाते हैं। 0 में पूरे भारत का डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू मिलेगी क्या 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या मिल गई भाई मेरे लाल 0 मिल गई। वाह सर क्या ट्रिक है। ट्रिक अच्छे लगे तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना, सर बहुत मजा आया ट्रिक देख के। ठीक है, साइन 0 की डिग्री 0 मिल गई। अच्छा, √1 की वैल्यू 1 होती है और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 1/, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो भैया साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। आगे बढ़ते 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/, यहां से क्या मिल जाएगा √2, तो यहां साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी 1/√2। आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको लिखते हैं भाई साहब √3 और √4 आ जाएगा। √4 की वैल्यू क्या होती है 2। रूट में अंडर रूट में जो चीज भैया 2 बार, √4 को लिखेंगे 2 × 2, जो चीज अंडर रूट में 2 बार उसको बाहर लिखते हैं 1 बार। ठीक है मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, और ये पूरा कट गया, ये तबाह हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस ट्रिक का इस्तेमाल तो आपने साइन थीटा के लेकर दिया, साइन थीटा की सारी वैल्यू को निकाल दिया। कुछ नहीं करना मेरे लाल, अब इसको उठाओ और यहां लिख दो 1,
फिर इसको उठाओ, यहां लिख दो √3/2 और इसको लिखाओ 1/√2, 1/2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, खत्म। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री को 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री वैल्यू 0। tan का निकालना है, तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई साहब tan थीटा बराबर क्या होता है कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना हाँ, ठीक। तो भैया इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, 0 में 1 का फिर से 0 में डिवाइड करें तो वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक। ये भैया जब 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे मेरे लाल, तो ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी 1/√3। ये पूरा तबाह हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 1, और जब इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या मिलेगी √3, और जब इसको 1/0, भाई साहब याद रखेंगे, दो चीज को बहुत याद रखेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करना है, दूर करना है, तुरंत दूर कर देना है कि 1/0 सर होता है क्या इन्फिनिटी, और 0/1 सर क्या होता है वैल्यू 0। ये दोनों वैल्यू को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये आ गई आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। आपके दिमाग में बिल्कुल सवाल जहन में नहीं आना चाहिए कि सर कोसेक का कैसे निकाले, कॉट का कैसे निकाले, जस्ट इसी का बेटा उल्टा कर देंगे मेरे लाल, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसा लगा ये ट्रिक आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें और चैनल को शेयर करते रहें। पब्लिक क्या बोलती है यार, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक बोलती लाइक कर दो भाई, समझ आपने यार, मस्तिष्क से आप लोग पढ़ें, आपका प्यार स्नेह है, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, लगातार पढ़िए, बहुत सक्सेसफुल होइए, लगातार लगे रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आगे रेशियो में। तो ये था एंगल का सफर हमारा, ठीक है। तो हम जैसे जैसे सीक्वेंस को बनाए हैं, तो ये सब था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आपको जरूरत थी कि ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का ये है, हमने आपसे ये कहा था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम आपको बता लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ठीक बाद हम आपको बताएंगे बेसिक लॉगरिथम, लॉग बताएंगे, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर बेसिक अलजेब्रा, उसके बाद ये सेशन खत्म। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे टर्म पे आते हैं। उस टर्म का नाम है क्या, चलिए आइए, कलर चेंज, मोड चेंज सर, मूड चेंज सर, ब्लू, ब्लू कैसा है भाई, ब्लू कैसा है, पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी ना। चलिए आइए, लॉग, लॉग है भैया, लॉग को बोलते हैं लघु गणक, क्या बोलते हैं मेरे लाल, लघु गणक। कौन बोलते हैं, कौन गणक, लघु गणक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लॉग, ठीक है। लॉग के कुछ एलिमेंट्री हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होना चाहिए बेसिकली। लॉग के जो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंशिएशन, मतलब आपके अवकलन और समाकलन में भी यूज होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको जो प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से दैट्स वाई हम इसको पहले लॉग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं लॉग। लॉग के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे लॉग लिखा हमने, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा लॉग, ऐसे लिखेंगे, तो लॉग को दो तरीके से लिखा जाता है, आपकी किताबों में दो तरीकों से लिखा होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी कभी आपको देखने को मिलता है LN, LN, ये भैया आपके फिजिक्स की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भर भर के लिखा रहता है, ये LN लिखा रहता है, IN नहीं लिखा रहता, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे डाउट्स होता है बच्चों को। मैंने ये देखा कि बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये क्या लिखा है, ठीक है, ये सर चश्मे से भी तो चल रहा है, अरे हाँ सर, तो ये LN होता है, और एक आपकी प्रॉपर्टीज भाई बेसिकली लॉग लिखा है। इन दोनों को लिखने का सर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जब आपको LN लिखा है इसका मतलब ये क्या है, ये जो लॉग है ये किस पे काउंट हो रहा है, बेस E पे। बेस E का मतलब ये है कि LN का मतलब है कि लॉग किस पे काउंट हो रहा है, बेस E पे। E फॉर होता है मेरी लाल एक्सपोनेंशियल, क्या होता है भैया, एक्सपोनेंशियल। अच्छा सर ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सर ये होता है, एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं घातांक, घातांकी, क्या बोलते हैं, घातांकी। बताते हैं, एक्सपोनेंशियल जो E की वैल्यू होती है मेरे लाल, वो 1 से लेके 2 के बीच में होती है, ठीक है, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होती, मोर देन नॉट एक्सपेक्टेड, इससे ज्यादा नहीं होती, पहली बात सुन लो।
दूसरी मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम जमीन स्तर से, एकदम जुड़ाव से, एकदम जो चीजें आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं आज। सीखने का प्रयास करिए, मैथ्स को सीख लीजिए थोड़ा सा, ये सीखेंगे ना आपको जिंदगी जहां भर काम देगी। हर जगह इन सब चीजों का टर्म तो हर जगह यूज होता है मेरे लाल, ठीक है। और लॉग को वैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं भाई लॉग में अगर आपको कोई भी बेस नहीं गिवन है, कोई भी बेस गिवन नहीं है, तो आप बेस क्या मानते हैं, एक्सपोनेंशियल ई। अगर कोई बेस गिवन है तो आपको गिवन होगा, ठीक है, 10 पे, एक 10 पे एक ई पे कैलकुलेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लॉग सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब यहां पे ई छुपा हुआ है। इस बात को आप अपने ध्यान में डाल लीजिए, क्योंकि अभी आपको ये चीजें काम देने वाली है, ठीक। दूसरी बात यह है कि हम आते हैं कि लॉग का जो फार्मूला होता है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं लॉग के, वो हम आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट लॉग का फार्मूला क्या है मेरी लाल, जैसे अगर लॉग में कोई चीज लिखा है कि लॉग में m की पावर n, तो इसका वैल्यू होती है पहले पावर आती है, फिर लॉग n लॉग इंटू n, एक होता है इंपॉर्टेंट। ये एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। दूसरा फार्मूला लॉग का क्या है मेरे लाल, कि लॉग अगर आपको लिखा है m इंटू n, ठीक है, इसको लिखते हैं कि लॉग m प्लस लॉग n, ठीक। तीसरी बात यह है कि अगर आपको लिखा है कि लॉग m अपॉन n, इसको लिखते हैं भाई लॉग m माइनस लॉग n, क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। ये तो रही लॉग के 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये लॉग के बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं जो लॉग होता है, उसको थोड़ा समझें, आप अपनी बुद्धि से थोड़ा समझें कि लॉग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लॉग को मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे आपको कोई भी चीज वैल्यू लिखी होती है, सपोज मान लीजिए आपको लिखी होती है 2 की पावर 3, एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें लॉग को। इधर देखिए जरा, इधर देखेंगे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि भाई साहब 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे लाल, 8 होता है। सर क्या होता है मेरे लाल, 8 होता है 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 8 होता है, बोलो हाँ कि ना, बोलो होता है कि नहीं। तो लॉग में जैसे जैसे ये है, अब जैसे यम की पावर क्या है n, तो पहले क्या आता है, बेस आता है, फिर आता है क्या, लॉग n लॉग m आता है। अब जरा इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आपको लिखा है लॉग, ये लिखा है ना कि अगर आपको जैसे लॉग लेना हुआ, तो जब भी हम लॉग लेते हैं स्क्वायर करते हैं तो दोनों फंक्शन का अलग अलग स्क्वायर करते हैं। जरा इसको ये समझिए कि जब आपने ये समझ लिया ना कि कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पे, जब कोई चीज नहीं है तो यहाँ पे बेस हम एक्सपोनेंशियल बेस कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये कंसेप्ट क्या कहता है जरा समझिए, कि इसको कहते हैं कि बेस चेंज मेथड। क्या बोलते हैं, बेस चेंज मेथड। ये क्यों आया बताते हैं, बेस चेंज मेथड। कभी आपको ये चीजें देख के डरनी नहीं है, मतलब बेस का मतलब उसका आधार कैसे चेंज होगा, लॉग का जो आधार होगा वो कैसे बदलता है, जरा उसको समझिए बात को। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा है कि लॉग में a और बेस में b लिखा है, सपोज मान लीजिए लॉग में a और बेस में b लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग में a अपॉन लॉग में b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इस बात को ऐसे समझिए कि अब इसका जो बेस लिखा हुआ, जब बेस कुछ नहीं लिखा होता मेरे लाल, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल बेस लेट करते हैं। याद रहेगा सभी को, याद रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए ये फार्मूला है, सपोज मान लीजिए हमने लिखा है कि log 5 बेस 4 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 5 अपॉन log 4, कोई दिक्कत की बात नहीं। याद रहेगा सभी को भाई, याद रहेगा कि ये बेस चेंज होगा। अब लॉग ए और ये जो बेस है वो नीचे चला जाएगा और दोनों का बेस क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बेस हो जाएगा। ये है लॉग की तो सारी लॉग ना इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आपको जो फिजिक्स में तो आपको हमेशा जितने भी लॉग के फार्मूले या फिर लॉग कैलकुलेट हुआ है वो सब आपको एलन ही लिखने को क्यों मिलेगा। इस पे मतलब लॉग किस पे बेस्ड हुआ है, लॉग किस पे हो रहा है, किस पे, एक्सपोनेंशियल बेस्ड पे। किस पे मेरे लाल, एक्सपोनेंशियल बेस्ड पे। और ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके 2 तक। जो लॉग होता है, लॉग की वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, पॉजिटिव आती है। क्या, पॉजिटिव। ये लॉग का ग्राफ होता है, ये y बराबर लॉग x बेस e का क्या है, ग्राफ है। हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक, इतनी सभी को बात क्लियर हो रही कि नहीं, बोलो क्लियर हो रही कि नहीं मेरे लाल। भाई आपको बोलना पड़ेगा ना, जब आप बोलेंगे तब मुझे को पता चलेगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही कि नहीं।
तो ये था लॉग के बारे में, इतना बेसिक चीजें आपको लॉग के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये था कि लॉग का बेस कैसे चेंज होगा, ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होनी है। अभी हम सारी चीजों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बस इतना है कि इसका यूज कैसे करेंगे। अभी हम इसका यूज करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारी आती है हमारा क्या, हमने आपको बताया कि अब हम आपको पढ़ाएंगे कलन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसको समझिए, कि हम कलन क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलन में दो चीजें होती है, कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है कलन, ठीक है। ये हमें पढ़ना है कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है कलन। कलन में हमको हमारे लाल पीले ज्यादा दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है अवकलन, एक पढ़ना है समाकलन, और एक पढ़ना है क्या, समाकलन। एक पढ़ना है डिफरेंशिएशन और एक पढ़ना है इंटीग्रेशन। अब सवाल ये आता है कि सर डिफरेंशिएशन का यूज पूरे फिजिक्स में, मतलब शुद्ध गतिकी में, मतलब काइनेमेटिक्स में, मतलब 1D में 2D में बहुत यूज हुआ है डिफरेंशिएशन का यूज, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज बहुत हुआ है, निश्चित समाकलन का, अवकलन का। तो समझते हैं कि y बराबर ये जो dy/dx की कहानी है, ये आखिर इसको बोलते कैसे हैं और ये आया कहां से। dy/dx को समझने का, कहने का मतलब ये बहुत बेहद जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसको ध्यान से देखिए, छोड़िएगा मत, बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स पढ़ने से पहले अगर आप क्लास 11 में पहुंच चुके हैं और फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, आपका सपना है फिजिक्स में आप कुछ करने का, तो आपको ये पढ़ना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। काम चलाऊ नहीं पढ़ना है, मस्त से पढ़ना है, पूरी लगन के साथ पढ़ना है, ठीक है। आइए भाई साहब, फोकस करते हैं कि भाई अवकलन को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले आता है कि अवकलन में हमको पढ़ना कैसे है। तो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे अभी टॉपिक से रिलेवेंट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी जोश के साथ क्लास को एंजॉय करते रहिए और लगातार क्लास को क्या करते रहिए भैया, शेयर करते रहिए मेरे लाल, क्या करते रहिए मेरे लाल, शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए। चलिए अब हम dy/dx आता क्या है, कैसे आता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले आपको आपने पढ़ा है, आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए ग्राफ है और ग्राफ का कोई स्लोप है, तो जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का स्लोप निकालना, तो आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, थीटा। स्लोप क्या होता है सबसे पहले उसको समझिए, उसके बाद हम इसको समझ लेंगे बड़े आसानी से कि डिफरेंशिएशन आया कहां से। मैं इसका एकदम ओरिजिन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं मेरे लाल, एकदम ओरिजिन पॉइंट, बेसिक से चलते हैं कि जब भाई हमने यहाँ पे लॉग, यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे बना, यहाँ पे एक्स एक्सिस से जो एंगल बना, ये जो एंगल बना स्लोप, इसको बोलते हैं क्या, बोलते मेरे लाल, स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप को बोलते हैं मेरे लाल टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शजा। ये अगर जैसे कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो अगर इसको, इसका एंगल निकालना, तो इस पॉइंट पे ऐसे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बीच में जो मेरे एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे मेरे लाल, टेन थीटा। टेन थीटा का पूरा नाम होता है टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजा। स्पर्श का मतलब उसको टच तो कर रहा है ना, टच करने का मतलब ही तो उसको स्पर्शजा बोलेंगे मेरे लाल। तो इसको बोलेंगे क्या, टेन थीटा, टेंजेंट, क्या बोलेंगे, टेंजेंट, स्पर्शजा बोलेंगे, पहली बात। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे हम मान लीजिए एंगल को ले रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास स्लोप है, क्या है, स्लोप, स्लोप है। स्लोप का बहुत ही छोटा सा पार्ट, स्लोप का क्या बहुत छोटा सा पार्ट ही क्या होता है, अवकलन होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप यहां ले लें और फिर एंगल यहां ले लें, अब एंगल यहाँ था, अभी आपका एंगल यहाँ है, अब आपका ये एंगल बहुत छोटा हो गया, अब ये एंगल बहुत छोटा हो गया, तो ये जो एंगल बहुत छोटा हुआ इसको बोलेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा, क्या, डी थीटा, मतलब अब बहुत छोटा पार्ट। तो ये जो dy/dx लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में है, x और y के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में क्या है, x के रिस्पेक्ट में क्या है, एक स्लोप है, क्या है मेरे लाल, एक स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप, जिसको बोलते हैं dy/dx। और dy/dx को आप स्लोप कैसे, स्लोप का बहुत छोटा सा पार्ट, dx का मतलब होता है अवकलन, बहुत छोटी सी हिस्से को स्टडी करने के लिए ये आया, ठीक है। अच्छा सर, अब हम dy/dx जो पढ़ रहे हैं वो dy/dx को पढ़ने से पहले अब हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूले को, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन में जो सबसे पहले फार्मूला है वो आपका है कि dy/dx
ऑफ यक्स की पावर एन। इसका फार्मूला पहले, ये जो है पावर, ठीक है, और ये क्या है बेस, ये क्या है पावर, ये क्या है बेस मेरे लाल। तो पहले पावर आएगी, फिर बेस, फिर पावर में क्या एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे लाल, एक कम हो जाएगा। पहले आएगा पावर, फिर बेस, फिर पावर में कम कर देना। ये डिफरेंशिएशन का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे सारे बच्चे। पहली बात, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप 5 को उठाइए, 5 लिख दीजिए, 5 कैसा लिख रहे हैं सर, सबसे पहले उठाइए 5 को, फिर लिखिए बेस, फिर 5 में 1 को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, और ये हो गया खत्म। क्या हो गया भाई मेरे लाल, खत्म। तो 5x की पावर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 4। 5x की पावर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा सभी को। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दूसरा सवाल है, क्या सवाल है, दूसरा सवाल यह है कि d/dx आप हमारे पास है कि x की पावर -2 है। अब हमको इसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। क्या मेरे लाल, अवकलन निकालना है। जरा ध्यान से यहाँ पर समझो, चीजों को समझो। इसका मतलब पहले हम लिखेंगे -2, फिर बेस लिखेंगे x, फिर -2 में क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2x पावर x की पावर -3। ये इसका क्या हो गया, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। तो एक फार्मूला और उसका क्या, ये है इम्प्लीमेंट। क्या है मेरे लाल, इम्प्लीमेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। दूसरा जैसे आपके पास है d/dx ऑफ, जैसे हमने कहा x की पावर n का। अब ऐसे ही आपको कुछ फार्मूले याद करने हैं। जैसे d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। d/dx ऑफ क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x। d/dx ऑफ क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, e की पावर x है। क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। अभी हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। मतलब ये बहुत इगोइस्ट पर्सन है, ये चेंज नहीं होता। कैसे नहीं चेंज होता बताते हैं। अब जैसे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको जैसे साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे d/dx ऑफ सेक एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, तो जैसे अब इसको कैसे लिखेंगे जरा समझिए ध्यान से। जैसे हमने लिखा d/dx, क्या लिखा मेरे लाल, d/dx। अब हमने लिखा कि a की पावर x और e की पावर x में मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमने लिख दिया कि e की पावर x, क्या लिख दिया, a की पावर x, इसका फार्मूला होता है a की पावर x log a, और जब कोई बेस नहीं रहता तो क्या लेते हैं, एक्सपोनेंशियल बेस यानी कि e लेते हैं। सभी को याद होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे लाल, समझ में आना चाहिए सभी को। क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब जरा इसको ऐसे समझो कि हमारा इसका लगाने का मोटो क्या था। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको e की पावर समथिंग गिवन है, e की पावर x गिवन है, तो e का पावर x का समाकलन अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। a की पावर x से ही ये आया क्या, e की पावर x। कैसे, अब जब हम e की पावर x को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं e की पावर x को, तो अगर हमको निकालना है कि d/dx आप, अगर हम e की पावर x को निकाल रहे हैं, अगर इससे निकालें तो e की पावर x, फिर क्या आएगा log, फिर आया log, फिर भाई जो बेस था, बेस क्या था e, तो हमने e लिख लिया। और जब कोई बेस नहीं रहता तो e पहले एक्सपोनेंशियल माना जाता है कि नहीं, बोलो हाँ, e माना जाता है, तो यहाँ पे लिख लिया e। अब कोई भी अगर बेस है, log e लिखा है और बेस e लिखा है, वैल्यू क्या होगी 1। log में 10 लिखा है, बेस में भी 10 लिखा है, वैल्यू क्या होगी 1। log में 5 लिखा है, वैल्यू में 5 लिखा है, वैल्यू क्या होगी 1। log में 6 लिखा है, वैल्यू में 6 लिखा है, वैल्यू क्या होगी 1। log में e लिखा है, वैल्यू में e लिखा है, वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x। इसीलिए e की पावर x का जो अवकलन होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। जबकि a की पावर x का मतलब क्या है कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म रहे, जैसे 5 की पावर x का अवकलन, 6 की पावर x का अवकलन, 7 की पावर x का अवकलन, तो ऐसे चीजों के लिए क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज सुन लो ध्यान से। दूसरी बात यह है मेरे लाल, दूसरी बात को कैसे समझेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अवकलन। अब हमें ये समझना है, ये समझने की बहुत खास जरूरत है, खास ये जरूरत है कि भाई साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन तो सर चलिए हम याद कर लेंगे,
किसका क्या अवकलन होता है सर, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं सर। हम x की पावर n का ये बेहद फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n याद कर लेंगे, nx की पावर n माइनस 1, ये सर हम याद कर लेंगे फार्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं कि जैसे आपको एक फलन नहीं, एक अवकलन ना दो चीजें दी हों, जैसे मान लीजिए इसको कैसे याद करेंगे, जरा इसको समझिए ध्यान से। अगर आपको दो अवकलन दिया है साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लीजिए आपको दो चीजें दी हैं, मान लीजिए आपको दो फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स मान लीजिए और एक जी ऑफ एक्स। इसको देख के डरिएगा मत, बहुत ही सिंपल है ये, एकदम ही सिंपल है मेरे लाल। कैसे सिंपल है बताते हैं। अभी आप ये 12th में जाएंगे ना तो बहुत भर भर के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ्स वालों को भी बहुत मजा आता है, मेरे लल्लुओं, मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। मजे से क्लास करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं लेंगे, सारे कंसेप्ट को उड़ा डालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए सर, समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर आपको दो अवकलन दिया, कैसे दिया हम बता दें। एक को आप फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको पहला वाला फलन लिखना है, उसके बाद आपको दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर देना है। कर दिया, उसके बाद आपको क्या कर देना है, दूसरे का अवकलन कर देना है। उसके बाद फिर आपको प्लस का साइन लगाना है, फिर दूसरा अवकलन लिखना है, और फिर आपको पहले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन। अब ये होता है फार्मूला। अब इसका हम सीखेंगे इंप्लीमेंट। जैसे आपको दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन आपको ये गिवन है, सपोज मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू आपको गिवन है कॉस एक्स। अब इसका आपको निकालना है क्या, अवकलन। समझिए ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आपको ये लेना है कि इसको हम मान लेंगे क्या फर्स्ट, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे क्या सेकंड। हमें कुछ निकालना, सबसे पहले पहला वाला लिखना है, साइन एक्स लिखना है, फिर दूसरे का क्या कर देना है, अवकलन यानी कि कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलन अभी हमने क्या पढ़ा, तो ये हमने सबसे पहले ही फार्मूला लिखा ऐसे। अच्छा यहां से स्लाइड कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। साइन एक्स का अवकलन क्या लिखा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या लिखा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे जैसे हमने साइन एक्स पहला अवकलन लिख लिया, ऐसे लिख लिया फार्मूले में, दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स हमने क्या पढ़ा कि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। फिर दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा क्या है, कॉस एक्स, लिख लिया ऐसे ही, ठीक है सर, लिख लिया। पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन जब मेरे डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे लाल, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका क्या आ गया, ये हो गया खत्म। ये कैसे हुआ, बड़े आसानी से होगा। ये था फार्मूला जो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, और ये था उसका इम्प्लीमेंट जो भी आपको समझने के लिए जरूरत है। तो अगर आपको दो फलन का अवकलन दिया है तो उसमें अवकलन आपको निकालना की दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब अवकलन में सर आपने एक चीज ये बताई कि जैसे सर हमने ये कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर सर एक्स की पावर n रहेगा तो एन एक्स की पावर क्या होता है, n माइनस 1 होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, अगर बेस में x है तब हमने इसका अवकलन ये निकाला। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है इसके अलावा मेरे लाल, अगर मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, जरा ध्यान से इसको समझो कि अगर इसके प्लेस पे, मेरे लाल, अगर इसके प्लेस पे कोई कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे आ गया साइन थीटा, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बन गया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर, इस फार्मूले को जरा ऐसे समझिए। इस फार्मूले को ऐसे लिखेंगे कि अगर अब सर, फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, अगर सर कोई भी कांस्टेंट टर्म है C4 तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। सुन्ना, सन्नाटा, क्या हो जाएगा मेरे लाल, अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, सन्नाटा हो जाएगा। सभी को इतनी सी बात क्लियर है मेरे लाल, सभी को इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ, बोलो क्लियर होना चाहिए भाई साहब, क्लियर होना चाहिए सभी को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर आपने इसको प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, अब सर इसके थोड़ा सा आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अवकलन में जैसे मान लीजिए अगर आपके अवकलन में आ गया क्या,
अवकलन में आपके आ गया लॉग, लॉग आ गई तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए सबसे पहले फार्मूला लिखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, लॉग एक्स। लॉग एक्स वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 1/x होती है। क्या होती है, 1/x। याद रहेगा सबको, वैल्यू क्या होगी, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन बट अगर दूसरा बात यह है कि अगर log x के प्लेस पे अगर आपको अवकलन दिया है क्या, अगर आपको अवकलन दिया है कि log में क्या दिया है, log में दिया है अगर बेस एक्सपोनेंशियल है, मतलब कुछ नहीं लिखा है तभी इसका 1/x होगा। अगर बेस में यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आपने x लिख रखा है, फिर इसका अवकलन 1/x नहीं होगा। तब सर क्या होगा, तब सर इसको सॉल्व करेंगे बेस चेंज मेथड से। हमने आपको क्या बताया कि अगर आपने लॉग में, हमने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया, जो पढ़ो उसका पहले फार्मूले के साथ इंप्लीमेंट करना सीखिए आप, तब आपको मजे के साथ आएगा। आगे ये समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये है लॉग और यहाँ पे लिखा है x और लिखा है 2, तो सबसे पहले इसका चेंज करेंगे बेस। कैसे चेंज करेंगे बेस, इसका आधार कैसे चेंज करेंगे, log x बटे log 2। अब हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे करेंगे सर। अब इसका अगर आपको निकालना है अवकलन, क्या निकालना है मेरे लाल, अवकलन। अगर इसका आपको निकालना है अवकलन, वो कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे किया लॉग, लॉग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे x अपॉन लॉग में क्या कर दिया आपने, 2 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, ये जो बेस है ये आधार है आपका, 1 अपॉन लॉग 2 क्या हो जाएगा मेरे लाल, बाहर। उसके बाद आपके पास बचा क्या, log x बचा। कांस्टेंट टर्म में किसी भी अवकलन करते समय किसी भी कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/log 2 इसके लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म, किसी काम का नहीं, निठल्ला है, एकदम शून्य सन्नाटा, किसी काम का नहीं है, ठीक है, बैठा है साला ससुरा, ठीक है। अब इसमें करते हैं कि log x का अवकलन क्या होगा मेरे लाल, 1/x। 1/x ये देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन log 2 इंटू 1/x। ये इसका क्या हो जाएगा। एक बात और हमने क्या सीखी, ये सीखी सर, यहां पे ऐसे नोट कर लो कि अगर सर कोई भी कांस्टेंट टर्म है अवकलन करते समय, मिटा दो यार इसको, अगर सर कोई भी कांस्टेंट टर्म है अवकलन करते समय, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास है 2x, तो सर कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अवकलन करें या फिर समाकलन करें, हमेशा भी कांस्टेंट यानी कि अचर पद। अचर पद किसको कहेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं मेरे लाल, और अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई भी आपको फलन नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे x नहीं है, तो उसके लिए क्या करेगा, कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। 2 यहाँ पे निकाल लिया बाहर, और बचे खुचे को हम क्या कर देते हैं, अवकलन। तो यक्स का यक्स के साथ रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है मेरे लाल, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये 2 इंटू 1 वैल्यू का आ गई 2, ये इसका क्या हुआ, ये हो गया खत्म। याद रहेगा सभी को, याद रहेगा सभी को, याद रहेगा सभी को। चलिए अब हमें एक कंसेप्ट इसका और बचा है, एक कंसेप्ट इसका और बचा है। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके जितने भी ये फार्मूले हैं, निठल्ले फार्मूले हैं, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात सुन लो हमारी बात ध्यान से, जैसे ये फार्मूले है साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, इससे डरने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं सब मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ्स, इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको मैं डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसका जो इम्प्लीमेंट है वो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, तो सुकून से समझिए, मजे के साथ समझिए, पढ़ाई के साथ कोई समझौता मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए, समझ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन पे ज़्यादा आप फोकस करते हैं, समझिए करिए, लेकिन मैं कमेंट तो सबके पढ़ता हूँ भाई, आपके जितने कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ता हूँ, 1 बाय 1 करके पढ़ता हूँ, चाहे मैं क्लास में लाइव रहूँ चाहे क्लास में ना रहूँ, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन आपके जरूर पढ़ता हूँ। तो जैसा भी आपको लगे, वीडियो अच्छी लगी, शानदार लगे, धमाकेदार लगे, उसको जरूर बताया करिए, और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार बंद रोकिए मत, एकदम मन लगा के पढ़िए। आपकी शिक्षा ही है, आप दूसरों से क्या अलग कर पाते हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जहन के लिए यही इंपॉर्टेंट है मेरे लाल कि आप दूसरों से क्या अलग करते हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी है सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब तक दूसरे से अलग नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आगे जाएंगे, समझिए।
कैसे आगे जाएंगे भाई? चलिए आगे जाएंगे। सर से पढ़ रहे हैं, किशन सर से पढ़ रहे हैं तो आगे जाएंगे, बिल्कुल काहे नहीं आगे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट ये है मेरे लाल, जैसे सपोज मान लीजिए ये कंसेप्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है बेहद, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। अवकलन समझ गए ना तो समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अवकलन अगर समझ गए ना तो समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर अवकलन समझने में दिक्कत आ गई मेरे लाल ना तो समाकलन में भी दिक्कत आएगी। इसलिए अवकलन आप पढ़ें तो अवकलन ही इतना मन लगा के पढ़ लें कि आपको कोई दिक्कत की बात ना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अवकलन ही मन लगा के पढ़ लो, ठीक है। चलिए भाई साहब, चलिए आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े। चलिए हम कहाँ थे, नए कंसेप्ट पे हम चर्चा करने जा रहे थे कि चलिए देखिए log x के बारे में हम समझ गए और a की पावर x के बारे में समझ गए, सभी कांस्टेंट टर्म के बारे में समझ गए। अब हम जरा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसको चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अब मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड हम थोड़ा सा पानी पी लें, प्यास लगती है ना आपको भी। चलिए भाई साहब, अब हम क्या समझने का प्रयास करते हैं उसको जरा समझिए ध्यान से, सुकून से, ठीक है। ये कंसेप्ट ये था कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं क्या, अवकलन और समाकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से आगे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अवकलन दिया क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको दिया है जैसे e की पावर आपको दिया है साइन एक्स। अब जरा इसको समझने का प्रयास करिए। आपको तो ये तो मालूम है सर कि आपने ये बताया सर कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है सर, डिफरेंशिएशन, वो ई की पावर एक्स ही होता है। बट सर यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स है। तो अवकलन करते समय ध्यान से सुनिए, अवकलन करते समय एक इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, अवकलन करते समय जो फंक्शन आपको नहीं पता है, जिस फंक्शन की वैल्यू, समय कट रहा है क्या वहां से, इसके आगे से वहां कट रहा है क्या, इसके आगे नहीं लिखना है मतलब हमको ना, हाँ ठीक है। अवकलन करते समय जैसे जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, हम सिखा देते हैं आपको, e की पावर x, तो अवकलन हमको पता है सिर्फ e की पावर x का, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, हमारा साइन x है। तो आपको अवकलन करते समय सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा करनी है, पहले तो आप पहला स्टेप ये कर लीजिए, e की पावर x का e की पावर x लिख लिया कि नहीं लिखा, लिख लिया सर। उसके बाद फिर आप एक गुणा का चिन्ह लगाइए मल्टीप्लीकेशन करके, उस अवकलन का, उस फंक्शन का, उस फलन का फिर से आप अवकलन कर दीजिए, बात खत्म। अब अवकलन कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर दीजिए, ये आपका आ गया e की पावर साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है मेरे लाल, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है मेरे लाल कॉस एक्स। इसको बार बार करके याद कर लीजिए, क्या होता है मेरे लाल, कॉस एक्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू कॉस एक्स, ऐसे दिया, साइन इंटू कॉस एक्स ऐसे दिया, साइन और कॉस एक्स दिया है, ऐसे दिया है। अब ये समझिए, अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे मेरे लाल, आपको ये फलन को पूरा मान लो एक, इसको एक मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। आपको ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, क्या हो गया, साइन एक्स। तो सबसे पहले साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे से लिख लो कॉस, और एक्स के प्लेस पे क्या है मेरे लाल, कॉस एक्स ही है सर, कॉस एक्स, यही है। अब इसके आगे की स्टेप, अवकलन करते समय जिस फंक्शन की वैल्यू, जिस फलन की वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे कॉस एक्स नहीं पता, क्योंकि इसमें कॉस एक्स, भाई साइन एक्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब कॉस एक्स का अवकलन हम फिर से लगा के कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन लगा के, और ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब इसका ये मल्टीप्लीकेशन लगा के लिख देंगे कॉस एक्स, और ये हो जाएगा खत्म। इसको आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस से बाहर निकाल लें साइन एक्स, ये इसका क्या हो गया अवकलन, ये इसका क्या होगा आंसर, ये होगा खत्म। तो याद रखेंगे, अवकलन करते समय जिसकी वैल्यू हमको क्या हो मेरे लाल, पीले ज्यादा, अवकलन करते समय जिसकी वैल्यू आपको दी रखी हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको दी रखी हो, उसको हम क्या काम करते हैं,
अब जैसे मान लीजिए e की पावर साइन एक्स का हमको पता है, e की पावर साइन एक्स, बस साइन एक्स का क्या काम करेंगे, रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन लगा के फिर से अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा क्या, खत्म। इतनी बात समझ में आ रही सभी को भाई? इतनी बात समझ में आएगी नहीं सभी को, ये बताइए। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें, बताइए। बोलो मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक फार्मूला और पढ़ते हैं अवकलन का। क्या फार्मूला है सर वो? जब हम दो फलनों का गुणनफल पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे दो फलनों के भागफल का अवकलन। कौन कलन? अवकलन। दो फलनों के भागफल का क्या करेंगे मेरे लाल? अवकलन पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको पहले फार्मूला लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स अगर आपको दिया है भैया अंश बटे हर, क्या दिया है मेरे लाल? अंश बटे हर। इसका मतलब आपको एक फंक्शन दूसरा और एक फंक्शन दूसरा गिवन है। इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करना जब तक दोनों फलन अलग अलग नहीं गिवन हो। पहले ही नहीं करके बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ सर। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, हर का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। हर को बोलते, अंश को बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर, हर को बोलते हैं नॉमिनेटर। अंश को बोलते हैं नॉमिनेटर और हर को बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। हर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्या कर देंगे मेरे लाल? होल स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हर, गुणते क्या करेंगे, अंश का अवकलन गुणांक। अंश का क्या कर देंगे मेरे लाल, अवकलन। बीच में लगा देंगे माइनस, फिर लिखेंगे अंश, क्या लिखेंगे, अंश। फिर गुणते क्या करेंगे, हर का अवकलन गुणांक। फिर क्या कर देंगे, हर का क्या कर देंगे, अवकलन निकाल देंगे। क्या कर देंगे भैया, हर का क्या कर देंगे, अवकलन निकाल देंगे। इतनी सी बात सभी को क्लियर है? ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, जरा उसको समझो। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको क्या दिया है, साइन एक्स बटे क्या दिया है, कॉस एक्स। सबसे सिंपल और सबसे साधारण। आपको अब ये दोनों फलन है। अब साइन अपॉन एक्स को आप tan एक्स भी ले सकते हैं और tan एक्स का आप सेक स्क्वायर एक्स भी अवकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब जरा आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपको दो फलन दिया, जैसे मान लीजिए हम कुछ दूसरा ले लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है क्या गिवन है भैया, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, मान लीजिए आपको गिवन है क्या, मान लीजिए आपको गिवन है यक्स अपॉन एक्स प्लस 2 आपको गिवन है। अब ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है और आपको इसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। क्या निकालना है, अवकलन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे सर, ऐसे बताते हैं आपको। अब दो फलनों की भागफल का फल, सबसे पहले नीचे हर का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, एक्स प्लस 2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर दिया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर आपको कुछ नहीं करना, फार्मूले में सबसे पहले हर लिखना है, तो एक्स प्लस 2 को ऐसे एज इट इज रख देना है, ठीक। फिर आपको बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है। अवकलन किसका, अंश का। अंश कितना है, एक्स, कर दिया, ठीक। बीच में माइनस माइनस लिख दिया। फिर लिखेंगे अंश। अंश क्या है भाई, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है, एक्स। फिर अवकलन किसका, एक्स प्लस 2 का। ये तब लगाना है जब आपको दो फलन अलग अलग गिवन रहे, ये फलन अलग हो, ये फलन अलग हो, तभी इसको लगाना है। पहले ही लगा के ना बैठ जाना, पहले ही लगा के ना बैठ जाना। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। सपोज मान लीजिए कि x प्लस 2 टन यक्स का यक्स साथ अवकलन क्या होता है मेरी लाल, 1। ये हो गया खत्म। यक्स ऐसे लिख लो, लिख लिया सर। फिर अब इसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले इसका अवकलन, उसके बाद इसका अवकलन। यक्स का यक्स के साथ सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। और कांस्टेंट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ 2, मैंने क्या कहा, जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हो ऊपर वो हिस्सा नहीं दिख रहा है तो उसका अवकलन सीधे गोली मार के खत्म कर दो। बोलो हाँ कि ना। हाँ, जीरो लिखा है, ये दिख रहा होगा सबको, ये जीरो लिखा है इसके आगे।
नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दिया, इसको मार दो गोली, हो गया खत्म। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आई, x प्लस 2, ठीक है मेरे लाल, और इंटू 1 और माइनस क्या बचा भैया x, और बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया खत्म। इतनी टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है पूरी फिजिक्स में, ध्यान से सुनिए। अंश, अब दो फलनों के गुणनफल का हमने पढ़ा। गुणनफल में हमने क्या करेंगे, पहले पहला फंक्शन लिखा, पहला फलन लिखा, दूसरे का अवकलन किया, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा फलन किया, पहले का अवकलन कर दिया, खत्म। भागफल में क्या कम करना है, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस, हर का कर देना होल स्क्वायर, उसके बाद पहले हर लिखना है, फिर अंश का अवकलन गुणा, फिर माइनस लिखना है, फिर अंश, फिर गुण दे हर का अवकलन गुणा, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक, सिंपल है, पढ़ना चाहेंगे तो सब सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ना चाहेंगे तो सब कुछ सिंपल है मेरे लाल, सब कुछ सिंपल है। मैथ को तो, फिजिक्स को इतना आसान बना दूंगा ना, इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगेगा आप भी एक, मतलब आपके दिमाग में नाचने लगेगा। बस मेहनत करते रहिए, लगातार अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, लगातार क्या करिए भाई, जारी रखिए। चलिए ठीक है, तो ये था अवकलन हमारा। अब अवकलन जब हम समझ गए, अवकलन अगर हम समझ गए तो हमको समाकलन भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों, क्योंकि सर अगर समाकलन नहीं पढ़ पाए तो फिर जिंदगी में सर क्या ही पढ़ पाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं अवकलन के बाद समाकलन पे, क्योंकि अवकलन जितना जरूरी है उतना ही समाकलन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे लाल। तो हम अवकलन के बारे में पढ़ चुके, अब हम पढ़ते हैं समाकलन के बारे में। आइए, समाकलन क्या कहता है जरा ये समझिए। समाकलन, हमने आपसे कहा था अवकलन के ठीक बाद हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन को बोलते हैं मेरे लाल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, समाकलन में दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे निश्चित समाकलन और एक पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। निश्चित और अनिश्चित मतलब कि डेफिनिट और इनडेफिनिट। अच्छा सर, ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या है सर, जरा उसको बताएं। बताते हैं मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, सब बताते हैं। कुछ छोड़ूंगा क्यों, मैं यहाँ छोड़ने के लिए थोड़ी कुछ आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। क्या करने आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप समाकलन को समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि अनिश्चित निश्चित क्या होता है। समाकलन का भैया ये साइन होता है। ठीक है, चलिए समाकलन का यूज कैसे करते हैं। अवकलन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो वैल्यू क्या मिली हमको, मेरे लाल मिली कॉस एक्स। तो ठीक ऐसे कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे, साइन एक्स को आप यहीं छोड़ सकते हैं और इस dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, cos x इंटू डी एक्स। अब आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देना और ये खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x, हो गया खत्म। cos x का इसका मतलब समाकलन क्या होता है, sin x होता है। बोलो हाँ कि ना, होता है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे दूसरा फार्मूला अवकलन का क्या था कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ, सर आपने लिखा था cos x और cos x बराबर लिखा था सर माइनस साइन एक्स लिखा था। ठीक, dx को उधर उठा के फेंक दो, पटक दो, माइनस साइन एक्स इंटू क्या dx, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस cos x, इधर आ जाएगा साइन एक्स dx और ये समाकलन लगा दो। इसका मतलब क्या है कि साइन x का समाकलन क्या होता है, cos x। इसका मतलब अगर आपको अवकलन आता है तो आपको समाकलन, यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इंटीग्रेशन आप बड़े आसानी से बहुत बेसिक के साथ समझ जाएंगे। ठीक है, समझिए, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आगे सबसे पहले एक फार्मूले पे आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपकी जिंदगी जहन में कुछ ना दिखे, जैसे सिर्फ अगर आपको फार्मूले में ये दिखे, क्या दिखे मेरे लाल, क्या दिखे मेरे लाल, ये तरह दिखिए। अगर फार्मूले में आपको सिर्फ ऐसा देखने को मिले, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिखा है, ये समाकलन लिखा है, सिर्फ dx लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी x। अगर फार्मूला लिखा है इंटीग्रेशन और आपको लिखा है भाई डी थीटा और कुछ नहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू थीटा। अगर यहाँ पे याद लिखा है d5 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे।
उधर नहीं लिखूंगा, ये मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, इसके आगे हमको नहीं लिखना है, उसके आगे चूंकि नहीं दिख रहा है ना, तो याद रखेंगे सब लोग। अगला फार्मूला जैसे वहां पे x की पावर n का फार्मूला अवकलन का था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर में n+1 अपॉन उसी सेम चीज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे लाल, डिवाइड कर देते हैं। ये था फार्मूला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत खतरनाक फार्मूला, कैसे कैसे दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको गिवन है पहला, ये सवाल ये है कि d/dx अगर आपको गिवन है क्या मेरे लाल, समाकलन। चलिए भाई ठीक है, तो ये था, ये था, अरे थोड़ा सा आ जाता है, फोन वोन भी आ जाता है ना, उठाना पड़ जाता है, सोचो, खैर कोई बात नहीं, इमरजेंसी, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अब जरा इसको समझिए, d/dx ऑफ, जैसे अगर आपको गिवन, मान लीजिए इसको हम मिटका दे गुड़िया। देखिए जैसे, अब जैसे समझिए इस बात को जरा ध्यान से, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रहा था, सपोज ये लिख रहा था कि भाई साहब जैसे मैंने लिखा है आपको x की पावर 5 का, आपको क्या निकालना है मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, x की पावर 5 का आपको निकालना है क्या, समाकलन। कुछ नहीं करना, एक ऐड कर देंगे, उसी सेम चीज से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 6/6, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। हो गया खत्म, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, तो समझ में तो आना चाहिए मेरे लाल। तो दो चीजें, अगर सिर्फ dx दिखे तो यहाँ पे वैल्यू x, अगर x की पावर n दिखे तो यहाँ पे उसमें पावर भी जितना ऐड करेंगे उतनी चीज से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म, उसी से भाग दे देंगे भाई, खत्म हो जाएगा, लिखा है बड्डे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ फार्मूले हैं जिसको मैं लिखवा देता हूं, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपको तीसरा फार्मूला अवकलन लिखा, अवकलन से मैं प्रूव कर रहा, d/dx आपको क्या लिखा था मैंने भाई साहब, log x, तो log x को बेस पे क्या लिखे थे, 1/x लिखे थे। ठीक उल्टा प्रोसेस कर दीजिए, क्या कर दीजिए उल्टा, dx को उधर ले जाइए, इधर log x को छोड़ दीजिए, dx और ये क्या है 1/x, बस इसका ऐसे लगा दी समाकलन, तो 1/x dx log x, और जब कोई बेस नहीं तो एक्सपोनेंशियल बेस, याद रहेगा, बोलो हाँ कि ना। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है, पढ़ो एक चीज, एक तीर दो निशाना, एक तीर दो निशाना, कितने निशाने, दो निशाने, पढ़ा अवकलन दोनों आ रहा है, समाकलन भी आ रहा है, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना मेरी लाल, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। जैसे अगर आपने ये पढ़ा अवकलन में पढ़ा कि d/dx ऑफ a की पावर x का, a की पावर x log a बेस e, पढ़ा कि नहीं, बोलो, ये बेस e लिखा है, बहुत जल्दी जल्दी हो गया, log a बेस e लिख, अरे यार a की पावर x log a बेस e, ये हमने पढ़ा अवकलन में। अब इसका जैसे हमको समाकलन निकालना है, क्या निकालना है भाई, समाकलन, तो भाई a की पावर x का हमको समाकलन निकालना है, dx को उधर ले जाओ, dx को क्या ले जाओ, उधर ले जाओ, तो a की पावर x इधर बचा रह जाएगा और a इसको इधर ले आओ, चल भाई इधर आ चल, तो log a और बेस में e क्या हो गया, इधर क्या बचा, a की पावर x, यहाँ पे लगा दो dx, क्योंकि dx क्योंकि dx इधर आ गया, तो a की पावर x dx का समाकलन क्या हो जाएगा, अवकलन पढ़ रहे हैं समाकलन, अवकलन पढ़ रहे हैं समाकलन, ये अवकलन है, ये समाकलन, अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन, दिस इज बिजनेस, क्या बिजनेस, दिस इज बिजनेस। समझ में आ रहा है नहीं, बोलो हाँ भाई, समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो भैया हाँ कि ना। अवकलन में हम पढ़ते थे कि d/dx की ऑफ, d/dx की ऑफ e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर इसको इधर ले जाएंगे, e की पावर x को इधर छोड़ देंगे, तो e की पावर x इंटू dx, यहां पे लगा देंगे समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, e, बोलो हाँ कि ना भाई, समझ में आना चाहिए आपको, बेहद जरूरी है, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ, मजे के साथ पढ़ते हैं भाई, समझ में आना चाहिए। तो ये, और हमने आपको समाकलन में दो पैटर्न बताया था, एक बताया डेफिनिट, एक बताया इंडेफिनिट, डेफिनिट इंडेफिनिट ऐसे समझ लो, निश्चित अनिश्चित ऐसे समझ लो, निश्चित तब हो जाएगा जब इसमें कोई वैल्यू दे देंगे, और निश्चित तब हो जाएगा जब इसमें से कोई वैल्यू नहीं देंगे, ऐसे ही पढ़ा रहेगा बस खोखला।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? अब जैसे हम पढ़ते हैं अवकलन में, क्या एग्जाम्पल के तौर पे अवकलन में पढ़ते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है मेरे लाल? सेक स्क्वायर एक्स। भाई सीधी सीधी बात है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा? tan x होगा। बोलो हाँ कि ना? बाकी लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज थी सेम, सब सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका अवकलन के बाद, ये समाकलन पढ़ लिया। समाकलन में जो निश्चित समाकलन होता है वो और भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निश्चित समाकलन में थोड़ा सा क्या होता है ना, निश्चित समाकलन थोड़ा सा आपको और पढ़ने की जरूरत होती है। निश्चित समाकलन क्या होता है? ये सॉरी, ये तो निश्चित पढ़ रहे हैं। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन भी आता है और अवकलन भी आता है, तो उसको समझने का प्रयास करिए समझ सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे वहां पे भी कांस्टेंट टर्म का था, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते। सपोज जैसे मान लो हम अवकलन निकाल रहे हैं किसका, एग्जाम्पल करते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हमने सर यहाँ पे ये लिख दिया सर, क्या मान लो क्या लिख दूं, 5x स्क्वायर का हमको क्या निकालना है भाई? समाकलन निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका समाकलन निकालना है। अवकलन में भी कांस्टेंट टर्म को क्या करते थे? बाहर निकाल लेते थे। क्या करते थे भाई? बाहर निकाल कर फेंक देते थे, कूड़े में निकाल कर फेंक देते थे। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, अरे निकाल लेते हैं, लिख लो भाई, लेते हैं क्या होगा? तो 5 को निकाल लेंगे क्या बाहर? 5 को निकाल लिया बाहर, बचा हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर डी एक्स, बचा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अवकलन कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, पावर में जितनी है उसमें एक ऐड, उसी सेम चीज से डिवाइड, तो यक्स की पावर 3/3। बोलो हाँ कि ना? यस सर। सेम प्रोसेस 5। अब यक्स की पावर 2 का, यक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 यक्स की पावर 3 अपॉन 3। बोलो हाँ कि ना? आया कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम प्रोसेस जैसे उसमें करते थे, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सभी को समझ में आना चाहिए, समझ में आना इंपॉर्टेंट है बेहद, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं आपके एक किस पे, दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं कि अनिश्चित सर समाकलन क्या होता है। ये तो जो हम पढ़ रहे थे अनिश्चित ही था भैया सर, ये अनिश्चित है क्योंकि इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं दिया है। अब हम पढ़ते हैं क्या? निश्चित सर, निश्चित समाकलन पढ़ते हैं। निश्चित क्या लिखा जा रहा है? निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट क्या है? अब इसको समझो, कुछ नहीं करना, जैसे आपको फार्मूला पता है कि x की पावर n का हमको समाकलन क्या पता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या देगा कि यहाँ पे जैसे देगा 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 5 से लेके 4 तक, फलान से लेके ढकामे तक, ठीक है। तो वहाँ से क्या काम करेंगे? जैसे 1 से लेके 2 तक आपको बोला और आपको बोल दिया कि भैया x स्क्वायर का आपको समाकलन निकालना है। आपको क्या करना है? आपके बत्ती गुल क्या पूछ लिया? ये कुछ नहीं पूछा, एकदम सिंपल बात पूछा। क्या पूछा बताते हैं। देखो देखो, ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे आप समाकलन निकालते थे सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा। x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, पहली बात यहाँ पे लिख दिया, x की पावर 3/3 लिख दिया। उसके बाद जो आपको लिमिट गिवन है, ये क्या है भाई? लोअर लिमिट, ये क्या है भाई? अपर लिमिट। क्या करेंगे? ये भाई लोअर लिमिट और ये क्या है भाई? अपर लिमिट। ये क्या है भाई? लोअर लिमिट और क्या दिया है आपको? अपर लिमिट। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना है, एकदम जैसे आपको गिवन है वैसे ही वैल्यू को रख देनी है। क्या कर देनी है मेरे लाल? पीले ज़्यादा गुलाबी आधा, जैसे आपको वैल्यू गिवन है वैसे वैल्यू को रख देंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे? यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देंगे। कैसे करेंगे बता देते हैं आपको, जरा ध्यान से देखिए सुकून से। x³ है तो पहले 2 वैल्यू रखो x में, तो 2 × 4 2 × 8, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। 8 बटे क्या करेंगे? 3, ठीक है, लग दिया इसमें, माइनस, फिर रखेंगे 1, 1 का क्यूब 1 और इसकी वैल्यू 3, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे लाल? 3 हो गया।
8 में से 1 गया, कितना हो गया 7। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये होगा खत्म। ये था भैया आपका डेफिनेट समाकलन। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये सवाल पे दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री गिवन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन दिया 0 से क्या लिखा है भैया π/4। आपको सपोज मान लीजिए क्या गिवन है भैया 0 से π/4। आपको लिखा है साइन, क्या लिखा है भैया sin 2x का क्या लिखना है आपको? समाकलन लिखना है। क्या लिखना है भैया? sin 2x का क्या लिखना है? समाकलन लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि साइन x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? cos x। क्या होता है मेरे लाल? cos x। तो भैया यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया? cos x के प्लेस पे क्या है 2x है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाई? तो भाई कर देंगे cos 2x और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे 0 से लिख देंगे π/4। सबसे पहले आपको क्या लिखना है भैया? समाकलन जैसे था वैसे लिख लिया। अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या है π/4, तो cos में लिखेंगे 2 × π/4। ठीक, माइनस फिर क्या लिख देंगे cos में 2 × 0, x की वैल्यू एक बार π/4 फिर माइनस फिर ये लिख देंगे। ठीक है 0। ठीक, तो यहाँ से ये 2 × 2 तो cos 90, ये cos π/2 आ गया और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -1, वैल्यू क्या आ गई -1। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया खत्म। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब सबसे पहले ऊपर वैल्यू उसके बाद नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? अच्छा साइन, अच्छा 2x था। अच्छा ये देखिए साइन 2x था तो यहाँ से 2 से डिवाइड भी होगा मेरे लाल, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये तो वैल्यू वैसे भी आनी है बाहर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है, एक ये कंसेप्ट को समझ लीजिए कि सर कैसे 2 मतलब 2x/2 हो गया। तो इस बात को समझ लीजिए कि जैसे अवकलन में करते थे, अवकलन में जो वैल्यू आपको नहीं पता रहती उसको हम क्या करते थे, फिर से डिफरेंशिएशन करते थे, फिर से उसका अवकलन करते थे। समाकलन में जैसे आपको समाकलन गिवन है भैया कि आपको निकालना है cos 2x का, आपको समाकलन निकालना है। सपोज मान लीजिए आपको निकालना है cos 2x का क्या निकालना है? समाकलन। cos 2x का क्या निकालना है मेरे लाल? समाकलन। cos 2x का आपको क्या निकालना है? समाकलन। तो cos 2x का समाकलन, तो cos x का समाकलन आपको पता है कि माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन लिख लो, माइनस साइन x के प्लेस पे क्या है 2x लिख लो, और जो चीज आपने लिखी x का जो वेरिएबल उसी से डिवाइड कर दी, ये खत्म हो गया बात। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको गिवन था अभी, मान लीजिए अगर आपको गिवन है, मान लीजिए सपोज मान लीजिए नए सिरे से लेते हैं, जैसे आपको गिवन है मान लीजिए d/dx ऑफ d/dx के ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं मेरे लाल? जैसे मान लीजिए आपको समाकलन करना है क्या? cos 4x का करना है। ठीक है, cos 4x आपसे समाकलन पूछ लिया, कुछ नहीं करना। cos x का जो समाकलन होता है पहले उसको लिख लो। cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। तो आप जब लिख लिए इसको sin x, क्या लिख लिए मेरे लाल? sin x लिख लिए। क्या लिख लिए? sin x लिखा, cos x का समाकलन sin x लिखा, तो x के प्लेस पे क्या है मेरे लाल? अब जरा ये देखो x के प्लेस पे क्या है, जरा ये देखो sin cos x दिया, cos x का sin, तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, ऐसे लिखेंगे। x के प्लेस पे क्या है 4x है, तो 4x लिख लिया, और 4x लिखने के बाद आप क्या काम करेंगे, x का ये जो वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म है उसी सेम वेरिएबल से आप डिवाइड कर दिए, बात खत्म। ये होगा खत्म, sin 4x/4। अगर आपको गिवन है क्या इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, कुछ नहीं करना आपको, क्या लिखेंगे भैया? माइनस क्या लिखेंगे? माइनस cos 2x/2 लिख देंगे, ये होगा खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x लिखा, बस उसी चीज से आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। ये होता है कंसेप्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री गिवन है तब। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको गिवन रहेगा मेरे लाल, उसमें आपको π/2, π/4, π/3 ऐसे पाई एंगल वैल्यू देगा, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पुट करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाल? एंगल पुट करते हैं। तो पूरे डिफरेंशिएशन में आपको गति के समीकरण को प्रूफ करने के लिए अवकलन और समाकलन की बेहद आपको जरूरत पड़ती है। क्या करती है मेरे लाल? अवकलन समाकलन की जरूरत पड़ती है कब? जब आप पढ़ रहे होते हैं गति के नियम को प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में बार बार अवकलन समाकलन, बार बार यही कंसेप्ट दोहराता है। इस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करके बार बार पढ़िए। जितने फार्मूले हैं इसके मैं उसका पीडीएफ डलवा देता हूं, क्योंकि जब इसका पीडीएफ मतलब इसके जो जितने भी अवकलन फार्मूले, अवकलन और समाकलन के फार्मूले, उसको मैं पीडीएफ इसलिए डलवा देता हूं ताकि आप उसको फार्मूले को याद कर लें। और इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हमने आपको बताया, फिर बेसिक लॉगरिथम बताया, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर बेसिक अलजेब्रा। इसमें आपको इतनी चीजें पढ़नी, जिसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अवकलन आपका सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा होता है आपका समाकलन, जो आपको बेहद जरूरी होता है पढ़ने के लिए। ठीक है,
तो ये था आपके लिए मैथमेटिकल टूल्स के लिए आज की क्लास, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में आपको इतनी चीजें रेलेवेंट है, जो टॉपिक्स है वो आपको जो पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके आगे जो है कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में इसका बार बार ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ता है, फार्मूले को बार बार रिवाइज करिए और बार बार चीजों को रिपीट करके पढ़िए, किसी भी चीज को पढ़ना ना भूले। और ये क्लास आपको, ये सेशन आज की कैसे लगी उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने ना भूलिए। मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं आपके, कोई भी डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दिया करिए, मैं उसको पढ़ता हूं, फिर उसको नेक्स्ट सेशन में कभी भी आपका डाउट सेशन में या फिर कोई नेक्स्ट क्लास में सेशन में आके आपको वो डाउट हम आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, पठन पाठन को प्रक्रिया को लगातार जारी रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ना ना भूलिए, क्योंकि पढ़ाई है आपकी, शिक्षा ही ऐसी ताकत है जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स टूल्स में जो आपको ट्रिक्स मैंने सिखाया, वो ट्रिक्स आपको कैसे लगी, आपको ये सेशन कैसा लगा, उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना ना भूलें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मस्त से मजे के साथ अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है और धमाकेदार होगा सेशन, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। अब उसमें जो जितने भी टूल्स हैं इस क्लास को सबसे पहले कर लें, ताकि वो क्लास जब आए तो आपको जब अपडेट हो तब आपको दिक्कत की बात ना आए। और दूसरी बात यह है कि इसका जो पीडीएफ है वो आपके जय महादेव विद्याकुल, आप जाएंगे उस चैनल पे जाएंगे, उस चैनल को जब आप देखेंगे तो उस पर सबसे ज्यादा जिस पे सब्सक्राइबर होंगे उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उस पे, ताकि आपको पीडीएफ, क्लास की टाइमिंग, सारा चीजें आपको शेड्यूल मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। ओके।